तब्दीली वहां नहीं रही, तब्दीली क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। The United States ended 20 years of war in Afghanistan. जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज बात करेंगे दो तीन मामलात के हवाले से। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हुकूमत के साथ या पीडीएम और इत्तेहादी जमातों के साथ जो मुज़ाकरात चल रहे थे, कल रात गए, बिल्कुल बेनतीजा वो मुज़ाकरात ख़त्म हो गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ था वो आप सबके सामने आ गया। हुकूमत की तरफ से कहा गया कि उन्होंने ऑप्शंस दी थी कि हम जून जुलाई में असम्बलियाँ तहलील कर देते हैं, लेकिन PTI मुसर है इस बात पर कि मई में असम्बलियाँ तहलील की जाएँ, जबकि असम्बलियों की कौमी असम्बली की अपनी मुद्दत जो है वो अगस्त में ख़त्म हो रही है। लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के एक इनिशिएटिव के बाद सियासी जमातों के आपस में मुज़ाकरात नतीजा खेज हुए बग़ैर ख़त्म हो गए। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट अपने जो पंजाब के 14 मई के इलेक्शन करवाने का हुक्मनामा है, क्या उस पर अमल दरामद करवा सकेगी, गिवन दैट इलेक्शन कमीशन आज सुप्रीम कोर्ट चला गया है और वहाँ उसने एक दरख्वास्त की है कि जो सुप्रीम कोर्ट का डेट देने का अमल था पंजाब में इलेक्शन का, वो इख्तियारात से तजावुज़ है। तो क्या अब पार्लियामान के बाद इलेक्शन कमीशन एक दूसरा इदारा बन रहा है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा हो गया है, और सुप्रीम कोर्ट अब क्या करेगी? क्या सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन की इस दरख्वास्त को एंटरटेन करेगी? क्या पंजाब के इलेक्शन की डेट वापस ली जा सकती है? बिकॉज इलेक्शन आखिरकार इलेक्शन कमीशन ने करवाने हैं, और अगर इलेक्शन कमीशन उसको चैलेंज कर रहा है तो फिर इलेक्शंस का जो मुस्तकबिल है पंजाब में वो क्या होगा? और क्या जो पीडीएम की हुकूमत कर रही थी मुज़ाकरात, क्या सिर्फ वो टाइम किल करने के लिए था, क्या टाइम वेस्ट करने के लिए था, या टाइम बाय करने के लिए था? अब व्हाट नेक्स्ट? क्योंकि मामला उसी बहरान का शिकार है जिस बहरान पे चंद हफ्ते या चंद दिन पहले तक खड़ा हुआ था। अब तमाम नज़रें सुप्रीम कोर्ट की तरफ हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पे क्या करती है, और क्या इलेक्शन कमीशन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इल्ज़ाम लगाती रही है कि इलेक्शन कमीशन बी टीम के तौर पे काम कर रही है पीडीएम की हुकूमत के। तो इलेक्शन कमीशन जो मौक़िफ़ लेके सुप्रीम कोर्ट गया है वो वही मौक़िफ़ है जो नून लीग पीपल्स पार्टी का और दीगर इत्तेहादी जमातों का जो कि हुकूमत में है उनका मौक़िफ़ है। तो इस सारे बहरान का अब हल क्या निकलेगा? क्या सियासी जमातें एक बार फिर इकट्ठी होकर बैठ सकती हैं? ये बड़ा अहम सवाल है, और ख़ास तौर पे हुकूमत की ज़िम्मेदारी क्या है, क्योंकि ज़्यादातर ज़िम्मेदारी का ज़्यादा बोझ इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी के कंधों पे है। तो क्या वो मज़ीद लचक का मुज़ाहरा कर सकते हैं? क्या इलेक्शन मई में असम्बलियाँ तहलील होकर इलेक्शन हो सकते हैं? साथ ही दूसरी खबर ये भी आ रही है कि हुकूमत ने बजट देने की जो तारीख़ें हैं वो भी सामने ले आई है कि 9 या 10 जून को बजट पेश कर दिया जाएगा। सो अब आगे होगा क्या, इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले हुकूमत का मौक़िफ़ लेंगे। मेरे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा सेनेटर हैं जनाब इरफान सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, एंड वेरी काइंड ऑफ़ यू, वेरी ग्रेशियस ऑफ़ यू कि हम जब भी आपसे वक्त मांगते हैं आप अपनी मसरूफियात में से वक्त निकालते हैं। ब्लेम, जिम्मेदारी मुज़ाकरात की नाकामी की उठानी तो पड़ेगी पीडीएम को, ख़ास तौर पे नून लीग को, क्योंकि गवर्नमेंट की जो की मिनिस्ट्रीज़ हैं वो आपके पास हैं। आपके जो की लोग हैं, खासतौर पर वजारत ख़जाना जिसने फंड्स इलेक्शन के लिए जारी करने हैं, आप लोग क्या सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए, टाइम किल करने के लिए, टाइम बाय करने के लिए पीटीआई से मुज़ाकरात कर रहे थे? संजीदगी नहीं थी? बहुत शुक्रिया गरीदा, बड़ा लोडेड क्वेश्चन आपने किया है शुरू में ही। मामला ये है कि मुज़ाकरात एक फ़ज़ा मांगते हैं, मुज़ाकरात कुशादा दिली मांगते हैं, मुज़ाकरात अफ़ाम व तफ़हीम का, एक दूसरे को गिव एंड टेक के लिए कुछ स्पेस देने का जज्बा मांगते हैं। अगर आप ट्रैक हिस्ट्री देखें तो पीटीआई की ऐसी हिस्ट्री रही नहीं है। डेमोक्रेटिक नॉर्म्स क्या हैं, जमहूरी अक़दार क्या हैं, पार्लिमानी अक़दार क्या हैं, मुज़ाकरात कैसे होते हैं। मैं अभी हिस्ट्री देख रहा था कि 2013 में जब इलेक्शन होते हैं और 2008 से 2013 तक हमारी पहली असेंबली, हमारी पूरी कौमी तारीख के अंदर 5 साल पूरे करती है,
और वजीर आजम नवाज शरीफ रुखसत होने वाले सदर आसिफ अली जरदारी को एक दावत देते हैं। तमाम जमातें उसमें शरीक होती हैं एक्सेप्ट एक जमात की जिसका नाम था पीटीआई। तो ये बड़ी पुरानी हिस्ट्री है कि वो मिल बैठ के बातचीत करने का सलीका, हुनर, जज्बा और एहसास बहुत कम रखते हैं। अब यहां पे मामला क्या है? मामला ये है कि उन्होंने पहले तो कौमी असेंबली से इस्तीफे दिए कि सर्वे से इलेक्शन हो जाएंगे, वो नाकाम हो गया हर बार। फिर धरने दिए, लॉन्ग मार्च किए, वो नाकाम हो गया। फिर एक असेंबली तोड़ दी, नाकाम हो गया। फिर दूसरी असेंबली तोड़ दी, नाकाम हो गया। अब हमसे ये तकाजा किया जा रहा है, चूंकि मैं तो जो कुछ तोड़ सकता था वो तोड़ दिया, अब तुम कौमी असेंबली तोड़ो, तुम सिंध असेंबली तोड़ो, तुम बलूचिस्तान असेंबली तोड़ो, ताकि मेरी ख्वाहिश, मेरी मर्जी और मेरी आरजू के मुताबिक इलेक्शन हो सके। ऐसे होता नहीं है। अगर आपको इतनी ही जल्दी थी इलेक्शन की तो आप उसी वक्त मिल बैठते, या आप जब आपकी हुकूमत जा रही थी, करारदादे अदम एतमाद आ रही थी और बकौल आपकी अमरीकी साजिश का भी आपको पता चल गया था, जनरल बाजवा की साजिश का भी पता चल गया था, उसी वक्त इलेक्शन कॉल कर लेते अगर इलेक्शन की इतनी जल्दी थी तो अब इलेक्शन कैसे हों? आप मुझे बताइए। जो हालात वजारत दिफा ने बता दिए, वजारत मालियात ने बता दिए, IMF की सलीब पे हम लोग लटके हुए हैं, बजट आने वाला है। अगर आज मई में असेंबलियां तोड़ दी जाती हैं और 90 दिन के लिए एक अबूरी हुकूमत आ जाती है, बजट कौन बनाएगा, कैसे तैयार करेगा, कहां से फंड्स लाएगा? तो ये इस तरह की जो तिफलाना ख्वाहिशें हैं, कौमी निज़ाम उस पर नहीं चला करते। मुज़ाकरात जरूर हुए हैं। 13 अगस्त को असेंबलियां खत्म होनी है, उसके 60 डेज गिन लें तो अक्टूबर में इलेक्शन होने हैं। हाँ। पेशकश की गई है जी कि हम अक्टूबर से भी पीछे आ जाते हैं, हम सितंबर में आ जाते हैं, हम अगस्त में आ जाते हैं, लेकिन वो उन्हें काबिल कबूल नहीं है। अब ये जो है कि जी 14 मई को इलेक्शन हो, तो 14 मई को तो इलेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो जो चीज हद इम्कानात में ही नहीं है, खुद उनसे कहें कि जी ये काम कर दें तो वो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं समझता हूं कि रियलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए, जमीनी हकायक के मुताबिक होनी चाहिए। बारे गिरा हम पे है, बोझ हम पे है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि मामला सेटल हो। वो मामला सेटल करने की तरफ आते नहीं है। लेकिन अगर आप उनसे कह दें जी कि ठीक है शाबाश, मेरी बात आखिरी जुमला, आज अगर उनसे कह दें कि शाहबाज शरीफ साहब बैठेंगे, आप भी तशरीफ ले आए, वो नहीं आएंगे। वो कहेंगे जी मैं चोर से नहीं मिलता, मैं डाकू से नहीं मिलता। इस तरह नहीं होते मुज़ाकरा। अच्छा, लेकिन पीटीआई की तरफ से मौक़िफ़ ये है कि मई में असेंबलियां तहरीर कर दी जाएं। आप जून जुलाई की ऑफर कर रहे हैं, तो एक महीना मजीद पीछे आ जाने से कौन सा बहुत बड़ा आसमान गिर पड़ेगा? कम से कम इतनी फ्लेक्सिबिलिटी तो आप लोग दिखा दें ना। बजट जो आप लोगों ने पेश करना है जून में, थोड़ा सा अर्ली पेश कर दे। वो देखें, ये इतनी छोटी भी नहीं है जो आप कह रहे हैं कि एक शख्स, एक फर्देवाद, ये आज का वाकया नहीं है, ये कल भी होगा, ये परसों भी होगा, ये मुस्तकबिल में भी रिवायत होगी कि मेरी हुकूमत है एक सूबे के अंदर या 2 सूबों के अंदर, मैं तोड़ देता हूं और मैं पूरे निजाम को धड़ाम से नीचे गिराता हूं और प्रेशर डालता हूं कि चूंकि मैंने 2 असेंबलियां तोड़ दी, तुम कौमी असेंबली भी तोड़ो, तुम फलां असेंबली भी तोड़ो। ये रिवायत है एक जो नहीं पढ़नी चाहिए। खान साहब ने जल्दबाजी में सारी हरकतें कर ली। अब वो हमसे चाहते हैं कि जी तुम फलां असेंबली तोड़ो, फलां असेंबली तोड़ो, फलां असेंबली तोड़ो और इलेक्शन। लेकिन मुज़ाकरात, यही सोच लेके मुज़ाकरात के लिए आप लोग आमादा हो गए ना कि ठीक है जी, अगस्त में खत्म करने के बजाय कौमी असेंबली की मुद्दत जून जुलाई में कर ले। तो जून जुलाई के बजाय मई तक भी आप फ्लेक्सिबिलिटी दिखा सकते थे। नहीं, ये सिर्फ तारीख का मसला नहीं है ना। तारीख तो हम चलें पीछे ला रहे हैं ना। वो जो हमसे मांग रहे हैं, वो जब तारीख पीछे आएगी तो 3 असेंबलियों का कत्ल भी मांग रहे हैं ना। वो खूने नाहक भी हमारे हाथों पे लाना चाहते हैं ना कि तुम ये काम करो। ये छोटा काम नहीं है जो हम करेंगे, चलें करें। लेकिन वो ये अगर कहते हैं कि जी आप नवंबर, देखें अगर हम 13 अगस्त को असेंबलियां जा रही हैं, अगर हम 12 अगस्त को या 11 अगस्त को असेंबलियां तोड़ देते हैं तो इलेक्शन नवंबर में चले जाएंगे, 90 डेज आगे चले जाएंगे। हम वो ऑप्शन भी नहीं एक्सरसाइज करना चाहते। हम नवंबर से पीछे आ रहे हैं, अक्टूबर में आ रहे हैं, सितंबर में आ रहे हैं, अगस्त में आ रहे हैं। तो खान साहब 3 असेंबलियों का कत्ल भी मांगते हैं, तारीख भी मर्जी की मांगते हैं। ऐसे नहीं हो सकता। अच्छा, तो आप समझते हैं कि यहाँ पर बंद गली में दाखिल हो गई हैं सियासी जमातें, या अभी भी कोई आपको उम्मीद है? आर यू स्टिल होपफुल कि दोबारा बैठ सकते हैं, कि आपको लगता है कि रिज्यूम हो सकते हैं मुज़ाकरात? कोई बंद गली नहीं है। कोई बंद गली नहीं है। इस वक्त एक नेशनल गवर्नमेंट कायम है। ऑलमोस्ट सारी जमातें इस हुकूमत का हिस्सा हैं, छोटा हिस्सा है या बड़ा। नेशनल गवर्नमेंट तो नहीं है, पीटीआई इसमें नहीं है, बाहर बैठी हुई है।
मैं यही कह रहा हूं ना, मैंने मेरा जुमला सुना नहीं है ना पूरा आपने। मैंने कहा कि पूरी जमातें बैठी हैं सिवाय एक जमात के जो पीटीआई इसमें शामिल नहीं है। तो फिर नेशनल गवर्नमेंट तो ना बनी हुई है वो गवर्नमेंट नहीं, एक तरह की मैं कहता हूं कि एक पार्टी के ना होने से उसका जो नेशनल पोस्चर है वो खत्म नहीं हो जाता ना। अब कल कोई एक जमात निकल जाए बाहर और वो कहे जी कि मेरी मर्जी करो, बाकी सारी जमातें जो हैं वो एक तरफ चली जाएं। आप देखें कौमी असेंबली मौजूद है, उसके अक्सरियती मेंबरान मौजूद हैं। आप कभी इस्तीफे देते हैं, कोर्ट में जाते हैं जी इस्तीफे मंजूर नहीं कर रहे, मंजूर होना शुरू होते हैं तो कहते मंजूर क्यों कर रहे हैं। आपकी कोई पॉलिसी नहीं है, आपकी कोई हिकमत अमली नहीं है, कोई बंद गली में नहीं है। हम बिल्कुल सिराते मुस्तकीम पे चल रहे हैं। एक आईनी मुद्दत मुकर्रर है असेंबलियों की, उस मुद्दत तक जाएंगी, उसके बाद इलेक्शन। लेकिन पंजाब का तो फैसला जी खान साहब हमें बंद गली में ला रहे हैं, लाना चाहते हैं, ला चुके हैं, तो इसलिए बंद गली का ताना हमें नहीं देना चाहिए। सर, आप समझते हैं कि ये मुज़ाकरात रिज्यूम हो सकते हैं किसी पॉइंट पे अगेन? मेरा ख्याल नहीं है। मैं तो पहले भी इस बात का कायल नहीं था कि ये बेल मंडे चढ़ेगी, इसलिए कि मुज़ाकरात मैंने जो शुरू में बात कही है कि अफ़वाम तफ़हीम के जज्बे से होते हैं, डिक्टेशन देने से नहीं होते हैं या अपनी बात मुसल्लत करने से। आप पहली बात ही जहन में रखें जो डिस्कस नहीं हो रही कि मसला इंतखाबात की तारीख का बाद में आता है। पहले जो मुतालबा हमसे किया जा रहा है वो 3 असेंबलियों के कत्ल का है। ये मामला डिस्कस ही नहीं हो रहा। खान साहब इसे कोई अहमियत ही नहीं दे रहे कि जैसे हम अपने हाथों 3 असेंबलियां तोड़ेंगे कौमी असेंबली समेत, तो ये कोई बात ही नहीं है। खान साहब की दिलजोई के लिए हम ये कर गुजरे आसानी के साथ, ऐसे नहीं होता। अच्छा ठीक है, लेकिन आप समझते हैं कि मुज़ाकरात अभी भी हो सकते हैं, तो इस ये फिर हम वहीं पे खड़े हैं। ये एक दायरे का सफर है, सर्कल्स में घूम रही हैं सियासी जमातें। जहां से बहरान शुरू हुआ था घूम फिर के वहीं पे बहरान आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई पंजाब का हुक्म दे रखा है, तो आप समझते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कंटेम्प्ट की तलवार के नीचे अभी भी उनके सर पे लटक रही है कंटेम्प्ट की तलवार? नंबर 1, आपको इस बहरान का आगे हल नजर क्या आता है, गिवन दैट इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट चला गया है और वही मौक़िफ़ लेके जो कि नून लीग का, पीपल्स पार्टी का, पीडीएम की दीगर इत्तेहादी जमातों का, हुकूमत के इत्तेहादी जमातों का मौक़िफ़ है? तो फिर पीटीआई जब ये कहती है कि इलेक्शन कमीशन हुकूमत की बी टीम के तौर पर काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं कंसर्न्स तो पैदा होते हैं फिर सर। देखिए, पहले मैं आपके सवाल के आखिरी हिस्से का जवाब दे लूं जी। बी टीम के हवाले से, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट एक आईनी इदारा है, कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, उसका एक रोल है, उसका एक किरदार है, इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशनल एक इदारा है जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन। ये इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो तयन करे कि इलेक्शन कब होने हैं। इलेक्शन कमीशन का काम है कि नॉमिनेशन पेपर्स की तारीख दे, कब रिजेक्ट होने हैं, कब एक्सेप्ट होने हैं, कब पोलिंग होनी है, कब रिजल्ट अनाउंस हो, ये सारा उसका मैंडेट है। सुप्रीम कोर्ट ने इज्जत माब 3-4 जजों ने बैठ के वो सारे का सारा मैंडेट खुद ले लिया। आज तक आप मुझे बताइए 75 साल हिस्ट्री के अंदर कभी सुप्रीम कोर्ट ने स्केड्यूल दिया है इलेक्शन का कि फलां डेट नॉमिनेशन होगी, फलां रिजेक्शन होगी, फलां डेट रिटर्निंग ऑफिसर बैठ जाएंगे, फलां डेट को पोल होंगी? नहीं होता ऐसा। उन्होंने एक इदारे को अपनी गोद में ले लिया। पार्लियामेंट कानून बनाती है, उसको वो खत्म कर देते। पार्लियामेंट वो खुद बन गए, इलेक्शन कमीशन भी वो खुद बन गए, वजारत दिफा भी खुद बन गए। वो तमाम अथॉरिटीज को उन्होंने अपनी लपेट में लिया हुआ है। तजावुजात की एक हद होती है ना, तो जब आप दूसरे के घरों के अंदर दाखिल हो जाएंगे, शायद वो दूसरा अपने सहन में आपको बर्दाश्त कर ले, अपने बरामदे में भी कर ले, लेकिन आप उसके बेडरूम में जाएंगे तो हाथ डालेगा ना आपको। आपने जब इलेक्शन कमीशन के पास कुछ छोड़ा ही नहीं है, सारे के आप डेट आप दे रहे हैं, नॉमिनेशन पेपर डेट आप दे रहे हैं, सारी चीजें आप तय कर रहे हैं, तो किस लिए बैठा है? उसे बंद कर दें, कहीं पे तुम ताला लगाओ, तुम घर जाओ, हम तुम्हारा रोल अदा कर रहे हैं। अब अगर इलेक्शन कमीशन अपने आईनी किरदार के हवाले से दरवाजा उसी सुप्रीम कोर्ट का खटखटाता है, तो वो क्या बी टीम बन गया हमारी? उसका अपना कोई रोल नहीं है, उसका अपना कोई तकद्दुस नहीं है, उसकी कोई इज्जत नफ्स नहीं है इदारे की कि वो जाके कहीं दुहाई दे। क्या वो हमारा नुमाइंदा बन के गया है या अपनी इज्जत नफ्स के लिए गया है? ऐसे नहीं होता ना। हर इदारे का अपना एक किरदार है, उस किरदार को पार्लियामेंट आप बन जाए। पार्लियामेंट की कोख से आपने जन्म लिया है। आप अगर 17 जज हैं तो इसलिए हैं कि हमने कहा कि आप 17 होंगे, हम कहें 18 होंगे तो आप 18 हो जाएंगे, हम कहें आप 15 होंगे आप 15 हो जाएंगे। आपकी रिटायरमेंट की डेट क्या होगी, आपकी मराहत क्या होगी, आपकी तनख्वाहें क्या होंगी, आपकी पेंशन क्या होगी, ये सारा एक इदारा कर रहा है जिसका नाम है पार्लियामेंट।
आप पार्लियामेंट को कानून, मैंने अब एक में लफ्ज इस्तेमाल करने की आप इजाजत दें कि मां के पेट के अंदर है एक बच्चा, यानी एक कानून जो अभी पार्लियामेंट के अंदर है और बना भी नहीं है, उस अस्काते कानून का आप इर्तिकाब करते हैं। ये कभी हुआ है तारीख के अंदर या दुनिया की तारीख के अंदर? ऐसे जब आप करेंगे तो फिर आप अपनी इज्जत नफ्स से भी खेलेंगे, दूसरों को मौका देंगे कि आप पे उंगलियां उठाएं, दूसरे को मौका देंगे कि आपके घर के अंदर पत्थर फेंके। ना करें ऐसा। आप अपनी हदूद में रहेंगे, तमाम इदारे अपने हदूद में रहेंगे, आप हर इदारे को अपने शिकंजे में ले लेंगे और उसकी इंटरप्रिटेशन भी खुद करेंगे, आइन लिखने का अमल भी खुद कर लेंगे, इलेक्शन कमीशन भी खुद बन जाएंगे, वजारतें भी अपने पास ले लेंगे, कानून साजी भी खुद करेंगे, तो काम नहीं चलेगा ना। सर बड़ी अच्छी बात है कि दूसरा, जहां आपने कहा कि जी नहीं, आपने सवाल में कहा जी कि ये तलवार शहबाज शरीफ पे लटकती रहेगी, ये तो मेरा ख्याल है कि 75 सालों में गरीदा ये तलवारें लटकती ही रही हैं। कभी किसी का सर कलम कर दिया गया, कभी किसी को तौहीन अदालत में घर भेज दिया गया, कभी किसी को कहा बेटे से तनख्वाह नहीं लेते, तो एक और सर भी आप कलम कर देंगे तो निजाम का कोई भला नहीं होगा। ये धमकियां जो हैं ये बहुत पुरानी हो चुकी हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ख्याल ये है कंटेम्प्ट अगर होती है, वजीर आजम शहबाज शरीफ फैसला कबूल कर लेंगे या फैसला कंटेस्ट करेंगे? मुझे नहीं पता। अब मामला ये नहीं है, मामला ये है कि कोई अकदाम वजीर आजम ने ऐसा किया ही नहीं है कि आप उनको बुलाएं। आपने खुद फैसला दिया हुआ है मुस्तफा इपेक्स केस के कि वजीर आजम कुछ नहीं है, काबीना है। तो काबीना ने एक फैसला किया, काबीना वो फैसला लेके आई पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट ने कहा जी कि हम पैसे नहीं दे सकते, पार्लियामेंट को बुला लें, काबीना को बुला लें। शहबाज शरीफ ने तो कुछ नहीं किया। लेकिन आपकी नजर में, आपकी नजर में अगर मेरी नजर में नहीं, मेरी नजर, जी बताइए। आपकी नजर में वजीर आजम शहबाज शरीफ की अगर कंटेम्प्ट लगती है तो क्या उन्हें चुपचाप दफ्तर छोड़ के घर चले जाना चाहिए या उन्हें दफ्तर में ही बैठ रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, इसलिए कि ये पार्लियामेंट का इक़दाम है, ये काबीना का इक़दाम है। अगर कोई गलती हुई है तो काबीना को बुला लें, सारी काबीना को घर भेज दें, उसमें प्राइम मिनिस्टर भी चला जाएगा, या पूरी पार्लियामेंट को कहें जी कि आप घर चले जाएं, वो हम चले जाएंगे सारे के सारे। लेकिन ऐसे नहीं हो सकता ना, जमाना आगे आ गया है, वक्त आगे आ गया है। अदालतें कानून कायदे से अगर निकलने की कोशिश करेंगी और अपनी अथॉरिटी मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर की तरह नाफिज करने की कोशिश करेंगी तो अदालतें खुद अपने जो उनका दामन है उसके ऊपर छींटे उड़ाएंगी। ऐसा न करें। ठीक, अच्छी बात है कि आप सुप्रीम कोर्ट को आइन और कानून समझाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स अप्रिशिएबल। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तभी इंटरवीन करेगी या दीगर इदारे तभी इंटरवीन करेंगे जब पार्लियामान के अपने अंदर खला होगा। उस खला को कौन एड्रेस करेगा? अगर असेंबलियां तहलील हो गई हैं, वजह जो भी है, आइन कहता है कि 90 डेज में आप इलेक्शन करवा लें। गवर्नमेंट अगर जिद में आ जाती है कि हमने नहीं देने फंड्स, हमने नहीं करवाने, तो ये तो फिर आइन की खिलाफ वर्जी है ना। फिर पार्लियामान को भी आइन का एहतराम करना चाहिए। फिर पार्लियामान को आइन का एहतराम कौन पढ़ाएगा, कौन सिखाएगा? एक लास्ट क्वेश्चन का सर मुझे जवाब दे दीजिएगा कि अभी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन में आप जी वो लंदन गए हुए हैं, बिल्कुल। अच्छा, तो नवाज शरीफ साहब से मुलाकात में क्या फैसले मुतवक्के हैं? ज़ाहिर ये तो मैं नहीं कह सकता क्या फैसले मुतवक्के हैं। उनकी मुलाकात होगी, मेरा ख्याल है कि मामूल की मुलाकात होगी। इसमें कोई ऐसा इक़दाम तो पाकिस्तान में नहीं होने वाला जिसकी अप्रूवल लेने के लिए उन्हें वहां जाना पड़े। ये उनका दौरा है, वहां के बादशाह की ताजपोशी के हवाले से कुछ और मुलाकातें हैं उनकी, उनमें से ये मुलाकात भी हो जाएगी, जिसमें से मेरा ख्याल है ना हमें कोई बहुत ज्यादा तवक्कुआत रखनी चाहिए, ना खदशात में मुब्तला होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, थैंक यू वेरी मच आपके वक्त के लिए। एक ब्रेक का वक्त हुआ प्रोग्राम में और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका मौक़िफ़ जानेंगे मुज़ाकरात के हवाले से और आइंदा की सियासी सूरत हाल के हवाले से। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जानेंगे। पीटीआई के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, पॉलिसी साजों में से एक हैं। असद कैसर साहब मुज़ाकरात का कहीं ना कहीं हिस्सा रहे हैं और साबिक स्पीकर हैं कौमी असम्बली के और बड़ी मोतबर शख्सियत हैं और अक्रॉस द बोर्ड इनकी इज्जत की जाती है। पूछते हैं असद कैसर साहब की क्या वजह बनी बावजूद इसके कि वो मुज़ाकरात का हिस्सा थे लेकिन मुज़ाकरात नाकाम हो गए। असद कैसर साहब जवाब दीजिएगा प्लीज़।
میرے بھائی آپ کو پتا ہے کہ مطلب بہت کلوز ہی پہنچے تھے. اس میں تقریباً دیش کا فرق بنتا ہے اور ان کا خیال یہ ہے کہ وہ بجٹ پاس کرے گا اور بجٹ پاس کرنے کے بعد جو ہے نا وہ ریزالو کرے گی. جب ہمارا موقف یہ تھا کہ آپ 14 سے پہلے کر دیں تاکہ جو کنسٹیٹیوشنلی اس میں گنجائش نہیں ہے اور وہ تب ہم آگے کے لیے تیار ہوں گے جب کنسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کرنی پڑے گی اور اس کے لیے ہم اس کے لیے بھی تیار ہے کہ ہم اسمبلی میں واپس جائیں. لیکن شاید وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے اور ہم کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جو کہ کنسٹیٹیوشن کے مطابق نہ ہو. ہم چاہتے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق جو ہے نا ہم اپنا کریں. بہرحال اس میں بہت افسوس ہے کہ نہیں ہو سکا کیونکہ ہم نے کافی لچک دکھائی جتنی لچک دکھانی تھی. اور آپ کو پتا ہے کہ اس کے باوجود کہ وہ روزانہ جو ہے چھاپے مار رہے ہیں, ہمارے خلاف انتقامی کارروائی کر رہے ہیں, جس طرح جو ہے گرفتاریاں کر رہے ہیں, جس طرح کیسز بنا رہے ہیں, جس طرح جو ہے نا وکٹمائزیشن کر رہے ہیں, اس کے باوجود ہم نے قومی کاس کے لیے ملک کے لیے جو ہے نا اپنے موقف میں لچک ڈالی اور ہم نے کہا کہ ہم جو ہے نا ملک کے لیے کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ کسی طور پر لچک دکھانے میں نہیں ہے. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مذاکرات ریزیوم ہو سکتے ہیں, دوبارہ ہو سکتے ہیں کسی موڑ پہ آگے جا کے مذاکرات؟ میرے خیال میں بھی مشکلات بہت زیادہ ابھی ممکن نہیں ہے. ہم تو عدالت میں گئے ہیں, سپریم کورٹ میں ہم نے اپنا پلی دے دیا ہے کہ ہم نے تو سپریم کورٹ کے ایڈوائس پہ جو ہے نا پوری کنسیشن دینے چاہیے, کوشش کی کہ چیزیں بریک تھرو ہو جائے. اپنے موقف میں کافی نرمی بھی لائی لیکن وہ جس طرح چاہتے ہیں تو وہ نہ مانویل ریٹس ہے, تو ہم نے اپنا موقف کر لیں گے سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ میں آپ نے رپورٹ تو جمع کروا دی ہے, وہاں آپ نے کہا ہے کہ مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں آئندہ, جو آپ بھی ابھی فرما رہے ہیں, اور مذاکرات کس طرح سے وداؤٹ اینی ریزلٹ وہ ختم ہو گئے, وہ سب کچھ آپ نے سپریم کورٹ میں سبمٹ کروا دیا ہے. لیکن جہاں آپ لوگ مئی کی فلیکسیبلٹی آپ لوگوں نے دکھا دی کہ جی مئی تک اسمبلیاں تحلیل کر دیں, وہیں پہ گورنمنٹ نے بھی کیا آپ نہیں سمجھتے کہ کچھ نہ کچھ فلیکسیبلٹی تو دکھائی اور کہا کہ ہم جون جولائی میں کروا دیتے ہیں؟ پھر بجٹ کی بھی تاریخیں آ رہی ہیں جس طرح سے کہ 9 یا 10 جون کو, تو کیا پی ٹی آئی مزید فلیکسیبلٹی نہیں دکھا سکتی کہ مئی سے آگے ٹھیک ہے جون میں یا جولائی میں اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں, تو ان دیٹ کیس اگست تک میں الیکشنز ہو سکتے ہیں جو کہ ٹائم سے پہلے تو ہے؟ ہم نے جج کا مطالبہ مان لیا کہ ایک دن ہو جائے, ہم نے اس کا یہ مطالبہ بھی مان لیا کی طرح ہم کچھ فلیکسیبلٹی دکھائیں جی, لیکن اب کچھ نہیں کہا کہہ سکتے کیونکہ ابھی ہماری کوئی آپس میں کوئی بات نہیں ہوئی ہے. لیکن اس وقت جو ہے نا مذاکرات امن طور پر ختم ہو چکے ہیں اور ابھی ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے, وہ اس کی حکومت کہ ہم عوام میں جائیں اور جو عدالتی جنگ لڑے, دونوں آپ کی طرف رکھیں. اور اگر سپریم کورٹ آپ کی رپورٹ کے بعد ایک بار پھر تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز پہ زور دیتی ہے یا ان سے اپیل کرتی ہے کہ آپ بیٹھیں, تو پھر سپریم کورٹ کے کہنے پہ کیا دوبارہ پی ٹی آئی مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھنے کو تیار ہو جائے گی, ہو سکتی ہے؟ اس پہ مشاورت کریں گے. اس وقت جب صورتحال بن جائے گی تو اس وقت جو ہے نا پھر ہم اپنی لیڈرشپ سے مشاورت کریں گے, جو مشاورت ہوگی اس کے مطابق کریں گے. مذاکرات میں کس کی طرف سے زیادہ میں نہ مانو کا رویہ لگا, مسلم لیگ نون کی طرف سے یا پیپلز پارٹی کی طرف سے یا دیگر کسی جماعت کی طرف سے؟ تقریباً ساری ایک ہی پلیٹ فارم پہ تھی. ادھر فضل الرحمان کو انہوں نے رکھا ہوا تھا بیٹ کو اور وہ کہتے میں نہ مانوں, وہ کہتا ادھر فضل الرحمان نہیں مان رہا, ادھر وہ نہیں مان رہا, 13 جماعتیں ہیں. تو یہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے, ہم تو بس ہم نے تو جتنا کر سکا اس کو کر دیا ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی انکانسٹیٹیوشنل کوئی ایسے قسم کا اقدام ہوتا ہے تو یہ حکومت اس کی ذمہ دار ہوگی. ٹھیک ہے اسد صاحب, یہ بڑی اہم بات کر رہے ہیں آپ کہ کوئی ان کانسٹیٹیوشنل اقدام ہوتا ہے تو گورنمنٹ اس کی ذمہ دار ہوگی. کیا آپ کا اشارہ مارشل لاء کی طرف تو نہیں ہے؟ بالکل ہے, بالکل. جب ڈیڈ لاک ہوگا, جب سپریم کورٹ کو نہیں مانا جائے گا اور جب تمام راستے بند ہوں گے تو ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ آئین کے مطابق چیزیں آگے بڑھیں. جب یہ نہیں بڑھانا چاہتے تو پھر دیکھ کے, کیونکہ اس وقت تو عملاً آئین تو معطل ہو چکا ہے. مطلب آئین کو انہوں نے تو فارغ کر دیا ہے. کوئی ملک میں اس وقت قانون اور آئین نہیں ہے. یعنی جو ٹیکر گورنمنٹ چل رہے ہیں, جو پنجاب میں اور کیسی کہہ رہے ہیں, ابھی کس قانون کے تحت چل رہے ہیں؟ ابھی تو وہ قانون ہے جو جنگل کا قانون ہے, جہاں ملک جو ہے نا ابھی بنانا ریپبلک بن گیا ہے. کوئی اس میں کوئی نہ رولز ہیں, نہ قانون ہے, نہ کوئی قاعدہ ہے. بس زور اور زبردستی اور انسان حقوق کی بدترین وائلیشن ہو رہی ہے. تو اس وقت جو ہے نا یہ ملک ایک بدترین, اور اب اس کے باوجود یہ ملک معاشی طور پر بھی بہت حال کا سامنا کر رہی ہے. لیکن چند لوگوں کی ذاتی ادا کی وجہ سے ملک بینچ گرا ہوا ہے.
आप समझते हैं कि मार्शल लॉ का खतरा मौजूद है, बावजूद इसके कि एस्टैब्लिशमेंट बार बार ये कह चुकी है कि वो इस किस्म की सरगर्मी तर्क कर चुके हैं, इस किस्म की कोई भी हरकत अब आइंदा पाकिस्तान में नहीं हो सकती? आप समझते हैं कि ग्राउंड रियलिटीज पाकिस्तान की, इस खित्ते की, दुनिया की ऐसी हैं कि मार्शल लॉ को तस्लीम कर लिया जाएगा? और क्या आपको मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट, मौजूदा आर्मी चीफ से मार्शल लॉ जैसे गैर जमहूरी इकदाम की तवक्को है, गैर आइनी गैर जमहूरी इकदाम की? देखिए, मैंने सिर्फ एक अपना खदशा जाहिर किया। पॉलिटिशियन को चाहिए कि वो अपने मामला को हल करे, आपस में बैठे बात करे और जो कानून और आइन के मुताबिक हो वही करे। अगर नहीं करेंगे तो फिर वो सब कुछ हो सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमने सुप्रीम कोर्ट में अपना जो हमारा मौक़िफ़ है वो आज दाखिल कर दिया है। होपफुली कल जो है ना, हम उम्मीद रखते हैं कि जल्द से जल्द जो है ना उसको सुना जाएगा और जो 14 तारीख हमारा इलेक्शन है, हम मुतालबा करेंगे कि पंजाब में जो है ना वो इलेक्शन उसको फैसिलिटेट किया जाए। असद साहब, एक आखिरी सवाल मैं जरूर करना चाहूंगी और इस मामले से जरा हट के, जब आपने रूलिंग दी थी गुज़श्ता साल अदम एतमाद की करारदाद के मौके पे, तो आपने वो दिखाया था मरासला कौमी असम्बली में, हम सब भी वहाँ प्रेस गैलरी में मौजूद थे। आपने कहा कि मेरी गैरत और मेरी जो कमिटमेंट है पाकिस्तान के साथ वो गवारा नहीं करती कि मैं इस पे मजीद प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाऊं। उस वक्त आपने बहुत कन्विक्शन के साथ कि आपने कहा कि मरासला आपने देखा है, आपको यकीन है कि अमरीकी मुदाखलत से इमरान खान की हुकूमत, आपकी पीटीआई की हुकूमत गिराएगी। लेकिन उसके बाद से बहुत सी चीज़ें तब्दील हो गई हैं। सो मच सो के अमेरिकन एम्बेसडर के साथ मुलाकातें हो रही हैं। ये तक कहा जा रहा है, अभी फवाद चौधरी ने चंद दिन पहले हमारे एक कॉलीग आदिल अब्बासी के प्रोग्राम में कहा कि हमारे अमेरिका से ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए हैं। खबरें आ रही हैं कि हम उनके साथ पीटीआई अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो शेयर कर रही है। सो हाउ डू यू फील? पिछले साल आप अमेरिका के सख्त मुखालिफ थे, कौमी असम्बली में खड़े होकर आपने वो लहराया था, मरासला बताया था आपने, और आज आपकी पार्टी अमेरिका से बातचीत कर रही है। क्या इक़्तिदार में आने के लिए? ये सवाल है मेरा। ये सबसे पहली तो बात ये है कि जो साइपर मैंने पढ़ा था, मैं भी बिलीव करता हूँ कि मैंने जो कुछ कहा था मैं उसको बिलीव करता हूँ, स्टैंड करता हूँ। दूसरी बात यह है कि मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि हम किसी मुल्क के साथ दुश्मनी नहीं चाहते, पूरी दुनिया के साथ बराबरी की दोस्ती चाहते हैं कि वो सेल्फ रिस्पेक्ट की बुनियाद पे हो, अपनी खुददारी को कंप्रोमाइज नहीं करेंगे किसी भी सूरत में। लेकिन पूरी दुनिया, वो अमेरिका हो, यूरोप हो, वो चाइना, मतलब पूरी दुनिया के साथ हम जो है ना बराबरी की तरक़ात चाहते हैं। हम पूरी दुनिया की जंगों से दूर रहना चाहते हैं और अमन में पूरी दुनिया का साथ देना चाहते हैं। हमारा हम ये फॉर्म बिलीव है कि जियो और जीने दो। तो बहरहाल अगर किसी ने गलतफहमी दी है, हाँ, किसी को ये इजाजत नहीं देगी कि वो हमें डिक्टेट करे और वो हमें अपनी पॉलिसी बताए कि आपने इस तरह पॉलिसी अडॉप्ट करी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब असद कैसर साहब, प्रोग्राम में खास तौर पे हमसे बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। आपके वक्त का थोड़ा सा मज़ीद आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मज़ीद मौक़िफ़ ज़रूर शामिल करेंगे। एक और सीनियर रहनुमा पीटीआई के सेनेटर मोहसिन अजीज़ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर मोहसिन अजीज़ साहब, प्रोग्राम के लिए वक्त देने पर। आपके नज़दीक, क्योंकि आप सेनेट के मेंबर हैं, जो MNAs हैं वो तो इस वक्त फिलहाल पार्लियामान से बाहर हैं, बावजूद इसके कि गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात में उन्होंने कहा कि हम पार्लियामान में वापस आने को भी तैयार हैं। आप लोग सेनेट के मेंबर्स हैं, आप क्या समझते हैं कि मुज़ाकरात रिज्यूम हो सकते हैं, होने चाहिए? और अगर सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि आप लोगों ने आज रिपोर्ट सबमिट करवा दी है, अगर सुप्रीम कोर्ट फिर अर्ज करती है कि आप लोग मुज़ाकरात के लिए बैठें सब मिलके, तो क्या पीटीआई दोबारा बैठने को तैयार होगी? देखिए, इस वक्त तो मुज़ाकरात ही मैं समझता हूँ मुल्क के लिए बेहतर रास्ता है, लेकिन उसमें सदाकत जो है वो बहुत ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त पीटीआई ने ये जो डायरेक्शन था सुप्रीम कोर्ट का, उसके ऊपर भी अमल दरामद करते हुए और इस हालात की बेहतरी के लिए जो एक कानूनी और एक लीगल और साथ ही साथ एक जो है आईनी रास्ता था, उसको चूज किया। और लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें कुछ जो है इस वक्त भी खदशात जो है वो मौजूद है, जो कि बाज़ अपॉइंटमेंट्स की तरफ इशारा कर रहे हैं। इसकी वजह से हम इस डिले कर रहे हैं और जितना डिले मैं समझता हूँ होता जाएगा उतना ही हम इस दलदल में फंसते जाएंगे। देखिए, आपका इस वक्त भी IMF से डील नहीं हो रही, आप दिन ब दिन जो है मुश्किलात में घिरते जा रहे हैं, आप दिन ब दिन आपकी एक्सपोर्ट गिरती जा रही है, आपकी कलेक्शन जो है
टैक्सेस की वो बिल्कुल 12% जो है वो डाउन होती जा रही है, हर माह वो जो है आपको बता रहे हैं। अब इसके बाद जो है हमारे पास और क्या रास्ता रह जाता है कि तमाम शवायद जो है ये सामने आ रहे हैं कि इस वक्त मुल्क जो है हर रोज जो है बद से बदतर होता जा रहा है। लेकिन इसमें अगर हम सियासत को बालातर समझें और मुल्क को जो है हम उसको नीचे गिरा दें तो वो एक अलग बात है, लेकिन अदरवाइज मैं समझता हूँ कि इस वक्त पीटीआई ने ये एक अच्छा रास्ता लिया। मुश्किल रास्ता था क्योंकि जिनके साथ मुज़ाकरात होने हैं उनके साथ हम पहले गुफ्तगू इसलिए नहीं करते थे क्योंकि हमारे एक प्रिंसिपल स्टैंड था कि ये पार्टीज ऐसी हैं जिन्होंने इस मुल्क को इस दलदल की तरफ धकेला है और इसमें जो है खुर्द-बुर्द हुई है। आपने कुछ अपॉइंटमेंट्स की बात की है, किन अपॉइंटमेंट्स? क्या कुछ ऐसे अपॉइंटमेंट्स है कि जिनको पाकिस्तान तरीके इंसाफ को जिनसे खतरा है या खदशा है, खतरा ना भी हो, खदशा है, कंसर्न्स है, और आप चाहते हैं कि उन्हें अपॉइंटमेंट्स से पहले पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस हो जाएं? अभी अपॉइंटमेंट का तो मेरा इशारा ये नहीं था, अपॉइंटमेंट का तो मेरा मतलब ये है कि ये एक खदशात लोग दायर करें। हमें कुछ मोहसिन साहब आपकी किरदार के लोग हैं। आपकी आवाज ड्रॉप हो रही है मोहसिन साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सेंटर मोहसिन अजीज साहब की कॉल। मोहसिन साहब आप लाइन पे हैं हमारे साथ? कि इस वक्त हर आदमी की जुबान पर एक ही नाम है और वो सेंटर मोहसिन साहब के टेलीफोन सिग्नल्स में शायद कोई प्रॉब्लम है। सेंटर मोहसिन साहब आपकी कॉल बार बार ड्रॉप हो रही है। थैंक यू वेरी मच प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। एक ब्रेक का वक्त हुआ प्रोग्राम में, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और पॉलिटिकल स्टेक होल्डर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सवाल करेंगे। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जानेंगे इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से। पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, वज़ीर आज़म के मुशीर हैं बराए उमूर गिलगित बल्तिस्तान, क़मर ज़मान कायरा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे अहम जो इस वक्त मामला है वो मुज़ाकरात के हवाले से है। जो मुज़ाकरात का सिलसिला चल रहा था, जिसका जो डोल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले डाला था, आप लोगों ने इनिशिएट किया था, फिर दीगर जमातें उसको ख़ासतौर पर PMLN उसको लेके आगे बढ़ी है। जो ब्लेम है, जो ओनस है, वो गवर्नमेंट पे डाला जा रहा है कि PDM की गवर्नमेंट ने किसी भी तौर पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाई जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ तवक्को कर रही थी, और आप लोग जिम्मेदार हैं मुज़ाकरात के इस तरह के इख्तिताम के। और अब मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, PTI ने वहां पे अपनी रिपोर्ट सबमिट करवा दी है। क्या कहेंगे आप, मुज़ाकरात नाकाम क्यों हुए हैं, किसकी वजह से हुए हैं, और क्या ये दोबारा हो सकते हैं? मैं क्योंकि इस मुज़ाकरात का हिस्सा था नहीं, लिहाजा मुझे सारी गुफ्तगू का तो अंदाजा नहीं है जी। लेकिन जो जहां तक मेरा इल्म है, ये मुझे पता चला है, मुज़ाकरात का ये अमल जो पीपल्स पार्टी ने इनिशिएटिव लिया था, बाकी जमातों को इस बात पे कायल किया है, इत्तेहादियों को, और उस पे अदालत में भी बात गई, अदालत ने उनको भी कहा और मुज़ाकरात शुरू हुए। उसमें जब एजेंडा रख के बैठे अपना अपना, तो PTI का व्यू वही था कि 14 मई को इलेक्शन हो। हमारी तरफ से ये मौक़िफ़ था कि इलेक्शन एक दिन हो, और 14 मई को तो मुमकिन नहीं है। बहरहाल ये बहस व तमीज़ जो हुई बड़ी तवील और बड़े अच्छे माहौल में, बड़ी अकोमोडेटिव हुई। उसमें जो 2 फेजेस थे, उसमें मामला काफी हद तक नैरो डाउन हो गया था कि चीजें नजदीक आ गई थी। और ये था कि बजट जो है वो जून में गवर्नमेंट पेश करे और जून में गवर्नमेंट खत्म कर दी जाए, या फिर शायद ये भी एक डिस्कशन शायद आई कि जी जुलाई के पहले महीने में हुकूमत खत्म कर दी जाए, और उसमें फिर 3 महीने लगते हैं अगले इंतखाब में, तो उसके ऊपर एक डिस्कशन थी। लेकिन हमारी टीम की तरफ से ये था कि इसको आप आखिरी दिन यानी सितंबर के आखिरी महीने में इलेक्शन की तरफ ले जाया जाए। ऐसी कोई सूरत हाल पे डिस्कशन होती रही। ये कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर वो सितंबर का पहला हफ्ता कह रहे थे और हमारी टीम आखिरी हफ्ता कह रही थी, तो ये कोई मिडल में बात हो सकती थी किसी जगह आगे। लेकिन उससे पहले ही तीसरे जब राउंड का दिन था, तो खान साहब ने उस दिन सुबह ही ये बात कह दी कि अगर 14 मई वाला दिन इलेक्शन का नहीं है
मेरी तरफ से सिर्फ एक ही रास्ता है कि 14 मई को असम्बलियां डिसॉल्व कर दें, 14 मई तक असम्बलियां डिसॉल्व कर दें ठीक। और इलेक्शन की डेट दे दें तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर आप रेफरेंस से अपने इस मुज़ाकरात से बाहर निकल आए। तो खान साहब ने बाकायदा इस सारे अमल को खुद सबोताज किया है। आज नवीद कमर ने असम्बली के अंदर इसकी तफसील कुछ बयान की है, जो आपने शायद सुनी होगी या सुन लीजिए, तो कौम ने भी सुनी। तो पीटीआई अगर अदालत के अंदर जाके कोई मौक़िफ़ दे रही है तो मेरा ख्याल है हमारी तरफ से भी वो मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि हम तो इस बात पे कायल थे, और जो मुज़ाकराती टीम है उसने भी मुस्बत तरीके से बातें की है। ये खान साहब की अपनी हठधर्मी है कि वो टीम उनके सामने बेबस है। अब सर आपने मेरे सवाल के एक हिस्से का जवाब दे दिया, दूसरे हिस्से का भी जवाब दे दीजिए कि क्या आप अब भी समझते हैं, पीपल्स पार्टी अब भी समझती है कि मुज़ाकरात हो सकते हैं, किसी स्टेज पे रिज्यूम हो सकते हैं? होने चाहिए, हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। जहां तक मुज़ाकरात पहुंचे थे उसमें और फाइनलिटी में बड़ा थोड़ा सा वक्त है और इसको नजदीक लगा लेना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं लग सकता। ठीक है, एक और सवाल, इस वक्त सियासी अदालती तमाम सरगर्मियां जो है वो अपने उरूज पे हैं, मुज़ाकरात का मामला चल रहा था एक तरफ, दूसरी तरफ पंजाब के इलेक्शंस के हवाले से इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट चला गया है, जो दरखास्त लेके गया है, जहां पे उसने एक तरह से चैलेंज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार को कि आप इलेक्शन की डेट नहीं दे सकते, इख्तियारात से तजावुज़ है। पहले हम पार्लियामान बामुकाबला सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के चंद मखसूस जजेस, हम वो तसादुम वो लड़ाई देख रहे हैं, एक इदारा दूसरे इदारे के मद्दे मुकाबिल, क्या हम एक और इदारे को सुप्रीम कोर्ट के मुकाबिल खड़ा होता हुआ देख रहे हैं, एक और तसादुम, एक और इदारे वर्सेस इदारे के दरमियान तसादुम, क्या ये एक नई सूरत हाल हम देख रहे हैं, गिवन दैट के इलेक्शन कमीशन एग्जैक्टली वही मौक़िफ़ लेके सुप्रीम कोर्ट में गया है जो पीडीएम की हुकूमतों का मौक़िफ़ है। तो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इल्ज़ाम लगाती है कि इलेक्शन कमीशन पीडीएम की बी टीम के तौर पे ऑपरेट कर रहा है, तो कंसर्न्स कहीं ना कहीं नजर तो आते हैं। जी, पहली बात तो यह है कि ये खिलाफ हकीकत बात है। इलेक्शन कमीशन पहले दिन से सुप्रीम कोर्ट में यही बात कह रहा था कि ये आपका इख्तियार नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी जो रिपोर्ट जमा कराई उसमें भी कहा ये आपका इख्तियार नहीं है, और ये भी गुजारिश की कि इस दिन इलेक्शन मुमकिन नहीं है। कोई उन्होंने नई पोजीशन नहीं दी है। अब अर्ज ये है कि अदालत ने उनको हुक्म दे दिया, उन्होंने गवर्नमेंट को कहा पैसे जमा कराएं, हम कोशिश करते हैं इलेक्शन कराने की। अब उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो कि फरीक था उस मुकदमे का, उसने 3 तारीख को, ये डेट है, 30 डेज पूरे होते हैं और 30 दिन के अंदर अंदर रिव्यू पिटिशन फाइल होती है। मेरी इत्तला के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने रिव्यू पिटिशन फाइल की है। उन्होंने अदालत को चैलेंज नहीं दिया, वो अदालत के सामने खड़े नहीं हुए, उन्होंने अपनी पहले से स्टेटेड पोजीशन को रीअसर्ट किया है, वो दोबारा दरखास्त की है और उसको रिव्यू के लिए गुजारिश की है कि आप अपने फैसले पे नजरसानी करें। दरखास्त की है, सामने खड़े नहीं। और क्या आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले से पीछे हटेगी और जो पंजाब इलेक्शन की डेट है वापस ले लेगी? मेरी तवक्को, मेरी उम्मीद, मेरी दुआ ये है कि अल्लाह करे सुप्रीम कोर्ट ये मामला इस तरह देख ले, इस मामले को देख ले जिसपे सारी कौम और मेजॉरिटी, सारी जमातें ना सही, पीटीआई को छोड़ के बाकी सारी जमातें इसमें मुत्तफिक हैं, क्योंकि एक सिर्फ जमात इस्लामी भी इस बात पे मुत्तफिक है कि इलेक्शन एक दिन होने चाहिए और फौरी नहीं होने चाहिए। लेकिन एक जमात का इसरार और एक ही सूबे में इंतखाब का इसरार ये मुनासिब नहीं है, ये बहुत गलत मुबाहिसों को छेड़ देगा, इससे बड़ी तकलीफ दे सूरत हाल पैदा होगी। सो सिर्फ पंजाब का इलेक्शन इस पे इसरार क्यों? खैबर पख्तूनख्वा में ना कभी इमरान खान ने, ना कभी पीटीआई ने और ना ही अदालत ने इस पे कभी इसरार किया कि जनाब वहां भी 90 दिन का एक सूरत हाल थी, वहां क्यों इलेक्शन नहीं हो रहे। खान साहब की तो समझ आती है कि खान साहब को पता है कि मेरा वहां पे 9 साल इक़्तिदार जो था उसने लोगों को सिवाय तकलीफ के और कुछ नहीं दिया 9.5 साल, लिहाजा वहां पे अगर पहले इलेक्शन होता है तो मेरी सूरत हाल खराब होगी। अब उसको भी समझते हैं कि अगर पंजाब में मेरा पहले इलेक्शन हो जाए और मुझे सपोर्ट भी इसी तरह रहे तो फिर मैं यहाँ से लीड के अगर साथ इलेक्शन जीत लेता हूँ तो बाकी सूबों पे भी उसका इफेक्ट आएगा और केपी में भी मेरी पोजीशन इंप्रूव हो जाएगी। इसके अलावा और क्या वजह हो सकती है कि इमरान खान साहब सिर्फ एक सूबे में इंतखाबात की बातें कर रहे हैं, उनकी जमात सिर्फ एक सूबे में इलेक्शन की बात कर रही है
اور عدالت بھی صرف ایک صوبے کی بات ہی کر رہی ہے, دوسرے صوبے کے بارے میں تو کوئی سنجیدگی نظر نہیں آئی. 90 دن کا تقاضا تو وہاں بھی ہے, بلکہ وہاں تو کوئی ڈیٹ ہی نہیں ہے. ٹھیک, پروگرام کا ٹائم کیا ختم ہو چکا ہے جی؟ ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ قمر زمان قاہرہ صاحب. کچھ مزید سوالات آپ سے کریں لیکن پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. یہ تھا آج کا پروگرام. I'll see you tomorrow inshallah at 8 o'clock. اللہ حافظ.